वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SPS केमिस्ट्री में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं वो 12th का चैप्टर नंबर 1 NCERT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जानने से पहले हमको ये जानना है कि मैटर क्या है। व्हाट इज़ मैटर? द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, मीन्स उसकी परिभाषा, उसका डिफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड देयर प्रेजेंस वी कैन एक्सपीरियंस बाय आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड मैटर। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिसकी उपस्थिति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकें, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर को द्रव्य कहते हैं। तो जो मैटर है, मैटर किसका बना हुआ है? मैटर बना हुआ है अणु से, मीन्स एटम, मालिक्यूल्स, आयंस। लेकिन ये जो आपका एवरीथिंग यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ बना हुआ है वो स्पेशली है एटम्स, मालिक्यूल्स एंड आयन, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। तो ये जो एटम है, उस एटम का, एटम से मालिक्यूल बनता है, फिर एटम्स का, एटम से क्या बनता है, आयंस बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो एटम्स का, मालिक्यूल्स का और आयन का बना हुआ है। तो आज हम सॉलिड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो स्पेशली है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के पहले हमने आपको बताया कि मैटर क्या है, मीन्स एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड देयर प्रेजेंस वी कैन एक्सपीरियंस बाय देयर सेंस, आवर सेंस ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेट आता है सॉलिड स्टेट। सेकेंड स्टेट होता है आपका लिक्विड, जिसको आप कहते हैं द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और थर्ड आपका है गैसियस स्टेट, जिसको आप कहते हैं गैस अवस्था। ठीक है। तो अभी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट आपने 11th में डिटेल पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर ही आपका आया हुआ है गैसियस स्टेट, जिसमें से बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुशॉक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, एंड पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, रियल गैस, मीन्स गैस के बारे में आपने डिटेल स्टडी कर लिया है। उसी चैप्टर में आपने प्योर लिक्विड के बारे में स्टडी किया। प्योर लिक्विड मतलब जिसमें से डिफाइनाइट वॉल्यूम, निश्चित आयतन, नेक्स्ट आपका आया था लेस कंप्रेसिबिलिटी, मीन्स नियरली नॉन कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डिफ्यूजन, ठीक है, वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर। ये जो हमने अभी जो नाम लिए हैं वो सभी के सभी लिक्विड स्टेट के कुछ मेन कैरेक्टर हैं, जिसको आपने प्योर लिक्विड के फॉर्म में उसी चैप्टर यानी कि गैसियस स्टेट के चैप्टर में भी थोड़ा सा आपने लिक्विड स्टेट पढ़ा था। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में आपने अभी 11th नहीं पढ़ा, तो इसलिए अभी 12th में आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, डिफाइनाइट shape and definite mass. Means solid state means state of matter that have definite shape, definite volume and definite mass. Definite shape, definite volume, definite mass. Why? Because in the solid state strong intermolecular attraction force are present. Intermolecular attraction force you know very well. वांडर वाला अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसको आप कह सकते हैं वांडर वाला अट्रैक्शन फोर्स। इसके साथ साथ आपको ये बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आर यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू other force of attraction, just like ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond. Okay, intermolecular attraction force are covered under the strong
attraction force like a bond. But when two molecules come closer with each other, at that time the intermolecular attraction force will be arises. Suppose that मान लीजिए दो मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। अगर वो मॉलिक्यूल बहुत पास आते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है दूसरे एटम दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पे लगता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो ये जो जब दो एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं तो पहले एटम का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन पे और दूसरे मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स पहले वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। फर्स्ट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था वान डर वाल साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इसको वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला आपका आता है डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सेकंड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। थर्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 4 जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हैं, यही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांगर हो जाए, यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मींस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए तो दैट स्टेट विल बी सॉलिड। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो तो उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड कहेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो लेकिन वेरी स्ट्रांग ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम उस स्टेट को कहते हैं लिक्विड स्टेट। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स निग्लेजिबल हो या बिल्कुल ना हो उस स्टेट को हम कहते हैं गैस। मींस अकॉर्डिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यू कैन डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मींस सॉलिड स्टेट, intermolecular attraction force are present gas liquid state, and negligible intermolecular attraction force are present or no intermolecular attraction force are present, that state will be gas। तो पहला पॉइंट आपका है कि सॉलिड स्टेट का शेप साइज और वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। उसका मेन रीजन है बिकॉज सॉलिड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आर वेरी हाई। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पे मान लीजिए कि ए आपका एक फिगर है। इस फिगर में स्पेशली हम इसको मीन्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, तो इसके अंदर भी हम आपको एटम लगा देते हैं या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस लगा देते हैं। क्लियर? अब ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये अपना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो ये अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते। अगर ये अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते इसका सीधा सा मतलब है कि इनके शेप साइज में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शेप और साइज तभी चेंज हो सकता है जब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस क्या कर दे? चेंज कर दे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो ये जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। अगर अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं इनका मतलब क्या हुआ? इनका शेप चेंज हो जाएगा। अगर इसमें बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहा तो उसका शेप भी नहीं हो सकता और वॉल्यूम भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने आपको बताया कि इस मॉलिक्यूल्स ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी आपको जो भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो स्पेशली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि इनके बीच में क्या लगेगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और ये अपने किसी डिफाइनाइट प्लेस पर से किसी निश्चित स्थान पर रह करके क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेशन मोशन होगा लेकिन वो अपना प्लेस नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है तो ये जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना प्लेस नहीं छोड़ सकते। अगर वो प्लेस नहीं छोड़ सकते इसका मतलब क्या है कि उसका जो शेप है ये इनका प्लेस डिफाइनाइट हो गया तो उनका शेप भी डिफाइनाइट हो जाएगा, उनका वॉल्यूम भी डिफाइनाइट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये एटम्स मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका मास भी क्या होगा? डिफाइनाइट होगा। तो ये पहला कैरेक्टर होता है स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप साइज वॉल्यूम मास विल बी डिफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सेकेंड थिंग से अगर हम बात करें सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शेप साइज एंड वॉल्यूम मास क्या होता है? डिफाइनाइट होता है, मतलब निश्चित होता है। आकार आयतन और उसका जो द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये होते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबिलिटी मतलब
इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब आप इसको बाहर से फोर्स लगाओगे, बाहर से प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे, तो इसके शेप साइज वालों में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसा अगर मैटर है कि उसके ऊपर प्रेशर अगर हम लगाते हैं और उसके शेप साइज वालों में कोई चेंज नहीं आता, तो उसे आप कह सकते हैं कि दैट मैटर इज द नॉन कंप्रेसिबल, मतलब उसको आप प्रेशर से उसके शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड स्टेट में जो दूसरा प्रॉपर्टीज होता है वो होता है नॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब नॉन कंप्रेसिबिलिटी होंगे, इसके साथ साथ रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, ओके, काफी कठोर होते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा आपका सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज है वो है फ्लूइडिटी। मींस सॉलिड स्टेट में फ्लूइडिटी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें फ्लूइडिटी होती नहीं, वहनशीलता बिल्कुल नहीं होती, यानी जो सॉलिड है वो बह नहीं सकता। तो सॉलिड स्टेट में वहनशीलता नहीं होती, मींस फ्लूइडिटी कैन नॉट ऑब्जर्व इन द सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ अभी हम बात करें डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड और सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते। जैसे आपको देखा होगा कि एक गैस दूसरे गैस में इजीली डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन ऑब्जर्व होता है, नजर आता है, समझ में आता है, लेकिन उसमें जो डिफ्यूजन है, लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन है, लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल लेस होता है, और सॉलिड में तो डिफ्यूजन का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी जो बात चल रही थी वो ये है कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत हाई है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और काइनेटिक एनर्जी लेस होती है। मतलब सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। अब सवाल यहां पर है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यू कैन आल्सो डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे सपोज दैट थर्मल एनर्जी की बात करें, मीन्स एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या करता है? थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास क्लोज रखने की कोशिश करता है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करके उसका डिफाइनाइट प्लेस पे रखना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि थर्मल एनर्जी अगर बढ़ती है, थर्मल एनर्जी अगर बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब साफ है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स intermolecular attraction force is inversely proportional to thermal energy। अभी थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो आपको ऐसा कह सकते हैं थर्मल एनर्जी हाई है और आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मान लीजिए आपको ऐसा हम देख देते हैं, थर्मल एनर्जी हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लेस है। मैं थर्मल एनर्जी वेरी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी लेस, देन स्टेट विल बी गैस। ओके, नाउ थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड, आप ऐसा कह सकते हैं लिक्विड स्टेट हो सकता है, and thermal energy is very less in comparison to intermolecular attraction force। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स तो वो स्टेट हो जाता है क्या? सॉलिड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू थर्मल एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यू कैन आल्सो डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि सॉलिड स्टेट की जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ही लेस होती है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उसका शेप साइज वॉल्यूम सब कुछ क्या होता है? डिफाइनाइट होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट इज डिफर फ्रॉम द लिक्विड एंड गैस ड्यू टू फ्लूइडिटी, क्योंकि लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, गैस में भी फ्लूइडिटी होती है, सॉलिड में फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके सॉलिड में फ्लूइडिटी होती तो सॉलिड नहीं होता, वो क्या होता? फ्लूइड्स होता। तो लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स कह सकते हैं, लेकिन सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता, इसलिए हम सॉलिड को फ्लूइड्स नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता, लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी होता है, लेकिन क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जो लिक्विड की फ्लूइडिटी है वो एक वेक्टर
एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में जाता है, मतलब फ्लूडिटी ऑफ द लिक्विड मीन्स द्रव की जो वहनशीलता होती है, फ्लूडिटी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। स्पॉन्टेनियस मतलब पानी या कोई भी लिक्विड हो उसमें फ्लूडिटी होती है, और वो जो फ्लूडिटी होता है वो डिफाइनाइट डायरेक्शन में होता है, हमेशा टॉप टू बॉटम या फिर हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ अपने आप फ्लूडिटी होती है। और गैस की जो फ्लूडिटी है वो स्पेशली गैस फ्लो करता है, लेकिन उसकी जो फ्लूडिटी होती है आप ऐसा कर सकते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फिर अगर आपका मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर है तो उसमें भी फ्लूडिटी होती है, उसके पास वेलोसिटी होती है, फ्लूडिटी होती है, लेकिन उसका कोई डिफाइनाइट डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप फ्लूडिटी ऑफ गैस को देखना चाहते हैं तो फ्लूडिटी ऑफ गैस ऑलवेज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Okay, so liquid and gas you can say that fluids, but solid is not fluids. Solid have definite shape, solids and no fluidity. Okay, अभी हम आगे के बारे में, अभी तो आपको मैंने जनरल स्टडी यानी जनरल नॉलेज दे दिया कि सॉलिड क्या है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। अब हम बात करेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले बताया जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड? आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सपोज दैट आपके घर में रखा हुआ है सॉल्ट, दैट इज द कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, आपके पास है डायमंड है, ग्रेफाइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं वो। ओके, नाउ वाटर मींस आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। अब एमॉर्फस सॉलिड क्या है? जैसे सपोज दैट आपके पास में लकड़ी है, वुड जिसको आप कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी एमॉर्फस सॉलिड में आता है। ग्लास एमॉर्फस सॉलिड में आता है। प्लास्टिक की कुर्सी है एमॉर्फस सॉलिड में आता है। आपका जो रबड़ है वो एमॉर्फस सॉलिड में आता है। जितने लगभग पॉलीमर होते हैं मींस मैक्सिमम पॉलीमर एमॉर्फस सॉलिड में होते हैं। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का मैंने आपको एग्जांपल बताया, लेकिन अभी हमको अंदर से उसका डिफरेंस बताना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। क्लियर? तो उसके लिए मैं आपको एक डिफिनीशन छोटा सा बता देता हूं, मींस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। कंपोनेंट पार्टिकल मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंपोनेंट पार्टिकल बोलो या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलो, क्योंकि अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो कहीं ना कहीं एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के बने होते हैं। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन कलेक्टिवली कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या फिर उसको आप कह सकते हैं कंपोनेंट पार्टिकल। Proper arrangement of constituent particle or proper arrangement of the component particle, that is called crystalline solid. And improper arrangement means there are no any definite arrangement of the component particle, constituent particle is called amorphous solid. For example, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं वो एक डिफाइनाइट प्लेस पर अरेंजमेंट हैं। तो डिफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नाउ अभी हम दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो दूसरा स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। सपोज दैट ये एक दूसरा सॉलिड है और इस दूसरे सॉलिड में हमने आपको एटम्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ओके, नाउ अभी ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, आयंस का बना हुआ है। लेकिन इस एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स में कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं? मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, and improper arrangement means there are no any proper arrangement of the component particle that is called amorphous solid. ओके, अभी सवाल यहाँ उठता है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आप स्यूडो सॉलिड, सॉरी, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आप ट्रू सॉलिड कह सकते हैं, और जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है उसको आप स्यूडो सॉलिड कह सकते हैं। आप देख लीजिए दोनों के अरेंजमेंट में मीन्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, आप देख पा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट में, और जो एमॉर्फस सॉलिड है उसके जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle that is called crystalline solid and improper arrangement of constituent particle that is called amorphous solid.
तो प्रॉपर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ओके, नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसमें आप समझ सकते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ द सॉलिड। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ द सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द ट्रू सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड इज द स्यूडो सॉलिड। ओके, नंबर 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड है means arrangement of component particle. तो crystalline solid have definite arrangement of component particle while amorphous solid have no definite arrangement of component particle. ये दो आपको डिफरेंस आपको गए। डिफरेंस नंबर 3 means crystalline solid have sharp melting point, definite melting point. Crystalline solid have sharp and definite melting point, but amorphous solid have no definite or no sharp melting point. Means crystalline solid have sharp and definite melting point and amorphous solid have no sharp or definite melting point. Okay, point number 3, fusion of enthalpy. Means enthalpy of fusion, you can say that means crystalline solid have definite fusion enthalpy and amorphous solid have no definite fusion enthalpy. Point number next, cleavage properties. Cleavage properties means when crystalline solid is cut by the sharp tools like knife. crystalline solid को जब हम तेज धार चाकू से काटते हैं तो इनर पार्ट जो कटा हुआ इनर पार्ट होता है वो दोनों होते हैं स्मूथ, चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी तेज हथियार से काटा जाए, किसी भी चाकू से काटा जाए तो काटने के बाद जो अंदर वाला पार्ट हमको मिलता है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो अंदर वाला पार्ट हमको दिखाई देता है वो स्मूथ होता है, चिकना होता है। लेकिन जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप शार्प टूल से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो इसका जो इनर कटिंग वाला पार्ट होता है वो शार्प नहीं होता, वो स्मूथ नहीं होता, वो स्पेशली आपका रफ होता है, इनरेगुलर सरफेस होता है, रफ सरफेस होता है। मतलब व्हेन वी कट crystalline solid by the sharp tools, then the inner cutting part of the solid will be smooth, regular shape होगा। यहाँ पे amorphous solid को जब हम कट करते हैं तो इसका जो शेप होता है, इनर कटिंग जो सरफेस होता है वो रफ होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, these properties are different in different direction in the crystalline solid. Mechanical property like conductivity, thermal conductivity, electrical conductivity, resistance as well as refractive index, these properties are different in different direction in case of crystalline solid. So it is known as anisotropic. Means crystalline solid show anisotropic properties. Anisotropic property means thermal conductivity, electrical conductivity as well as refractive index. These properties are different in different direction in case of crystalline solid. Suppose that अभी अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस या फिर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ और होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेजिस्टेंस, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, thermal conductivity, electric conductivity or the refractive index are same in all direction. Thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, this is the same in all direction in case of amorphous solid. So amorphous solids show isotropic properties, means crystalline solids show anisotropic properties and amorphous solids show isotropic properties, means all the properties, mechanical properties are same in all direction in case of amorphous, and mechanical properties are different in different direction in case of crystalline solid. Now last, when we draw a graph between the time and temperature for the cooling, यानी कूलिंग ग्राफ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कूलिंग ग्राफ ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड, जब आप कूलिंग ग्राफ इसका ड्रॉ करते हो,
मान लीजिए कि आपने पहले सॉलिड को क्या दिया, टेम्परेचर दिया, सॉलिड को टेम्परेचर दिया तो ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता रहा, एब्जॉर्ब करता रहा, एब्जॉर्ब करता रहा, उसके बाद में फिर एक डिफाइनाइट, एक शार्प टेम्परेचर पे ये मेल्ट होकर किस में चला गया, लिक्विड स्टेट में चला गया। ये प्रोसेस यहां पर भी होगा। लेकिन जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग ग्राफ आता है, जैसे सपोज दैट यहां पे हमने ले लिया है यहां पे हमने ले लिया है टाइम, यहां पे क्या ले लिया हमने, टाइम, और यहां पे हमने ले लिया है टेम्परेचर। तो अगर आप एमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ का खींचोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, पैराबोलिक ग्राफ जैसे जाता है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे जाता है, एक पैराबोलिक फॉर्म में जाता है। लेकिन जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब आप ग्राफ ड्रा करते हो फ्रॉम द बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम, तो पहले ये बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, उसके बाद फिर आइसोथर्मल हो जाता है, उसके बाद फिर ये वापस कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कूलिंग ग्राफ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफर फ्रॉम द कूलिंग ग्राफ ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पहले ये डिक्रीज किया, उसके बाद में फिर इक्वल हो गया, और उसके बाद फिर वापस क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ है आप ऐसा कह सकते हैं कि कूलिंग ग्राफ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑब्टेन्ड जिगजैग। आपको कुछ ऐसा जिगजैग जैसा आपको मतलब ग्राफ मिल रहा है, और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो उसका पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके कूलिंग ग्राफ में भी क्या है, डिफरेंस है। ये आपके मेन डिफरेंस थे बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। और ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। एक बात और बताना हमको, जैसे सपोज दैट आपका यहाँ पर होता है SiO2 जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज, दूसरा आपका आता है SiO2 जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। बात समझ गए। तो जो क्वार्ट्ज है दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो क्वार्ट्ज ग्लास है दैट इज द एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सिलिका के ही बने हुए हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी क्वार्ट्ज भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है और क्वार्ट्ज ग्लास भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना है। लेकिन क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका के जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्वार्ट्ज में प्रॉपर है और क्वार्ट्ज ग्लास में उनका जो अरेंजमेंट है वो इम्प्रॉपर है। इसलिए क्वार्ट्ज को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में डालते हैं और क्वार्ट्ज ग्लास को हम एमॉर्फस सॉलिड में डालते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक लास्ट डिफरेंस जो है आप उसको समझ जाइए, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल आर मेंटेन इन द लॉन्ग रेंज इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका अरेंजमेंट है कंपोनेंट पार्टिकल, यानी कि जो कंपोनेंट पार्टिकल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो लॉन्ग रेंज तक अरेंज रहते हैं। आप देख पा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके कंपोनेंट पार्टिकल हैं वो लॉन्ग रेंज तक यानी कि लॉन्ग ऑर्डर तक वो प्रॉपर अरेंज रहते हैं। लेकिन जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है उसमें लॉन्ग रेंज तक नहीं, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड is the short range arrangement and arrangement of component particle in the crystalline solid is the long range arrangement। यानी इसमें जो component particle होते हैं वो long range में अरेंज होते हैं और ये short range में अरेंज होते हैं। ये भी एक आपका डिफरेंस है। लेकिन ये सारे के सारे जो डिफरेंस हैं आपको इंटरनली, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो आपका जितने भी चीज़ें हम देखते हैं वो स्पेशली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताए हैं या फिर जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ये स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी भी कमरे के बाहर खड़े होकर के आप उस कमरे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक स्क्वायर नजर आता है। अब स्क्वायर बाहर, कमरे के बाहर खड़े हैं तो आपको स्क्वायर नजर आता है, कमरे के अंदर खड़े हैं तो आपको क्यूब नजर आता है। कमरे के बाहर जब खड़े होकर देखते हैं तो आपको 4 एज मिलते हैं यानी कि 4 आर्म मिलते हैं, यानी कि आपके जो 4 भुजाएं मिलती हैं और 4 कॉर्नर मिलता है और एक फेस मिलता है। लेकिन जैसे ही आप कमरे के अंदर आते हैं
वैसे ही ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्योंकि कमरे के बाहर हम सिर्फ एक फेस देखते हैं, 4 कॉर्नर देखते हैं और 4 आर्म देखते हैं, लेकिन जब हम कमरे के अंदर आते हैं तो वहां पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें से 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज जो भी है, मैंने आपको जो बताया कि जो भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे, वो पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर होंगे दैट इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे। इसलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आपको अपने ब्रेन से महसूस करना होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप कमरे के बाहर रह करके देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर किसी भी सॉलिड का पूरा प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं हो सकता। अब आपको उसको अपने ब्रेन में इमेज बना करके, 3 डायमेंशनल इमेज बना करके जब आप स्टडी करेंगे तो आपको सॉलिड स्टेट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसमें 4 टाइप आपको बताना है मुझे। पहला आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड इज आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड, ओके। तो जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आप इतना समझ जाइए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस यू कैन से दैट द सॉलिड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आपके 3 टाइप के होते हैं। जैसे सपोज दैट पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया आयनिक सॉलिड, तो आप कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ आयन, और मेटेलिक सॉलिड, और उसके बाद में कोवैलेंट सॉलिड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।